Hello students, here we are again with our new topic case study based question answer on the chapter resources and development, in which we read case study questions which are very important from the point of view of board exams. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था, असर्शन और रीजंस के बाद हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनको करने से पहले हम कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जिसके बेस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों के मन में ये शंका रहती है कि पहले क्वेश्चन आंसर को देखें या हम पहले पैराग्राफ को पढ़ें या पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते रहें, एक बार पढ़ें या दो बार पढ़ें, या हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको स्किप कर दें। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पैराग्राफ के ऊपर एक बिल्कुल सिंपल सी रीडिंग देनी होती है जो जस्ट 1 और 2 मिनट्स की होती है, जिसमें आप उसका क्राइटेरिया समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम अगर केस स्टडी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक इमेज है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से संबंधित केस स्टडी होगी। लेकिन जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे, वहाँ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे चैप्टर नेम लिखा नहीं होगा, वो आपको आइडिया खुद से लगाना होगा कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है केस स्टडी और किस चैप्टर से स्टडी को दिया गया है। तो इसके लिए हमें उसकी एक रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन रीडिंग में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे या अपने माइंड में कुछ उनकी एक इमेज बना लेंगे कि इस केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं। मैं मानता हूँ एक बार रीडिंग से सारे की सारी इमेज नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उसको पढ़ने के बाद कम से कम 20, 30, 40 के आसपास तो आपको इमेज बनानी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन आंसर जब आप करो तो आपको पता हो कि क्वेश्चन पहली लाइन में मिल सकता है या क्वेश्चन बीच में मिल सकता है, क्वेश्चन लास्ट में मिल सकता है। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए दोबारा फिर उसको पढ़ने का स्टार्ट कर दोगे, उसको दोबारा रीड करोगे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा फिर रीड करोगे, थर्ड रीड करा फिर रीड करोगे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपना पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जैसे केस स्टडी नंबर 1 आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारी केस स्टडी है, इस केस स्टडी में जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हम एक बार स्टार्टिंग में रीडिंग लेंगे और वो रीडिंग ओनली इंग्लिश में होगी। बेटा, आप इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप चीजें समझ पाते हैं तो आपको उनको हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश टू इंग्लिश उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे बोला, रिसोर्स आर वाइटल, यू नो द मीनिंग ऑफ वाइटल, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स ओके, नो नीड ऑफ हिंदी। यहाँ पे सिर्फ आपने बोला रिसोर्सेज आर वाइटल, तो इसका मतलब आप समझ गए, बात खत्म। इसके आगे आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आपने बोला फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। जब आपको समझ में आ गई ये बात कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, और वी कैन से रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, दैट्स इट। यहीं पे बात खत्म होगी। नेक्स्ट लाइन पे चलिए। बट इरेशनल कंजप्शन, इसके बारे में भी आपको पता क्या होता है, एंड ओवर यूटिलाइजेशन, इसके बारे में पता आपको क्या होता है। रिसोर्स में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक, दैट इज बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यहाँ तक जितना मैंने बताया ये आप इंग्लिश टू इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो अब जब भी आपने केस स्टडी को रीड किया है, तो आपको सिर्फ इसका एक आइडिया लगाना है और उसके बाद इसके क्वेश्चन और आंसर को करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं चैप्टर को रीड करने सॉरी एक बार मैं केस स्टडी को रीड करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिए और देखिए आप कितनी इमेज बना पाते हैं, आप किन किन क्वेश्चन को आंसर डायरेक्टली दे पाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर नीचे 4 या 5 होंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जिसके लिए आपको पैराग्राफ पे वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो फिर तो ये बहुत ही इजी टास्क होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली नहीं देना, सारे क्वेश्चंस के आंसर केस स्टडी के अंदर आपके छुपे हुए हैं। तो आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आप एक बार केस स्टडी को पढ़ोगे और उसको टिक मार करके आप आगे निकल जाओगे। और वही हमारा एम होता है पढ़ाने का, कि बच्चे ने एक बार केस स्टडी को किया और उसका बेसिक नॉलेज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उसने वीडियोस वगैरह से देख के बनाया है, किसको केस स्टडी से पता लग गया किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, और उसने सीधे क्वेश्चन आंसर के लिए वो दोबारा केस स्टडी के ऊपर आएगा ही नहीं। जैसे मैं केस स्टडी के ऊपर दोबारा नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं केस स्टडी आपके साथ पढ़ूंगा और इन सारी चीजों को अपने माइंड में बैठा लूंगा, बता दूंगा कि ये चीज इसके बारे में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है बेटा, जहाँ पे मेरी वॉइस रुकेगी या थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी पीच अगर थोड़ी सी ज्यादा हो, तो समझ जाना कि ये बात इंपॉर्टेंट है और वो चीज आप भी अप्लाई करना।
और अगर आप उसको आप एग्जाम के अंदर बोल नहीं सकते हो तो अपने माइंड के अंदर टिक जरूर कर सकते हो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं इमेज बनाऊं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं इमेज बनाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Resources are vital. Resources are vital for any development activity, but irrational consumption and overutilization, that is, irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. What is irrational consumption and overutilization leads to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resources conservation in these words. In these words, what are the words? That is, there is enough for everybody need and not for anybody greed. Enough for everybody need, but not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of the resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses. He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses. तो इस हिसाब से हमने इस केस स्टडी में देखा, सबसे पहले बताया गया रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बताया गया कौन सी चीज प्रॉब्लम देती है कि वाइटल रिलेशन कंजप्शन है या ओवर यूटिलाइजेशन है, उसके लीड क्या होते हैं, उससे लेड क्या जाता है, सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड द थिंकर इन द पास्ट। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। अब गांधी जी की बात आई तो उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दी है और उसके बाद थिंकर्स के बारे में बताया गया पास्ट में वो क्या सोचते थे, और गांधी जी ने कुछ चीज को बोला है, मास प्रोडक्शन की जगह क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ मासेज होना चाहिए। बिल्कुल सोल है, बहुत ही सिंपल केस स्टडी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे जैसे इस केस स्टडी में हमने देखा कि सबसे पहले तो बताया गया कि हमारे लिए रिसोर्स क्या है बेटा, वाइटल है। एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक बार मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या बताया गया, वाइटल है हमारे लिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बताया गया इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन से क्या होती हैं, सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम्स होती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स को करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए। ये आपको पता ही होना चाहिए, सब बातें पता हमें। गांधी जी ने बैरियर थे, उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, वो क्या था सेंटेंस, ये सेंटेंस था वो, एवरीबॉडी की नीड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड के लिए हमारे पास कोई भी सेंटेंस उन्होंने दिया था। और ये हमारे जो थिंकर्स थे, जो हमारे मेन लीडर्स थे जो पास्ट में, वो क्या चाहते थे, उनका था कि हम रिसोर्स को वेरी दिस हैड बीन मेन कंसर्न था रिसोर्स कंजर्वेशन उनके लिए। उसके बाद उन्होंने किसको, ग्रीडी को और सेल्फिश लोगों को बताया है इसका मेन रीजन, और उन्होंने मास प्रोडक्शन को क्या सोचा, उसने प्रोडक्शन बाय मासेस से रिप्लेस करने के लिए बोला है। देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। रिसोर्स आर वाइटल फॉर, सीधा पढ़ा था हमने, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, पहली लाइन है। इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन से क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, कमर्शियल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये इनफ फॉर एवरीबॉडी, ये तो स्टेटमेंट एक की नहीं, तो बहुत सिंपल है, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, What had been the main concern of the leader think concern, एक ही चीज तो थी, क्या करना चाहते थे वो, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहते थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, इतना सा केस स्टडी था और इतना ज्यादा टाइम भी मुझे इसलिए लगा क्योंकि मेरे को आपको सारी बातें एक्सप्लेन करनी थी। वरना अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना बेटा, अगर आपने लिए आपने वीडियो से या आपने कहीं से भी अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग बना रखा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है, इसके लिए आपको केस स्टडी के पैराग्राफ की भी आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट पैराग्राफ इसको सोल्व कर दोगे। हम देखिए केस स्टडी सेकंड में थोड़ा जल्दी चलेंगे। देखिए देख लेंगे क्या क्या दिया। एयर सोइल रेंज फ्रॉम रेड रेड रन टू ब्लावर, सबसे सॉरी रेड टू ब्राउन इन कलर, सबसे पहले तो उसके कलर के बारे में बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। देखो सबसे पहले यहाँ तक क्या बताया उसने, उसने कलर बताया कि रेड से क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, और दूसरी बार क्या होती है, एक तो क्या होती है सैंडी होती है और एक दूसरी क्या बताया, सैलिन होती है नेचर में।
ये बात क्लियर होगी। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। अब देखो दूसरी बात, सलीन होती तो क्या होगा, उसमें साल्ट होगा, लेकिन कुछ एरिया में क्या होता है, साल्ट बिल्कुल हाई होता है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, हाई होता है। एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय एवपोरेटिंग। और जहाँ पे साल्ट हैवी होता है वहां पे किस मेथड से, एवेपोरेशन का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके, एपोरेशन का इस्तेमाल करके आप किसको निकाल सकते हो, साल्ट को निकाल सकते हो। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर, अब देखो ड्राई क्लाइमेट के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण एपोरेशन क्या हो जाता है, हमारा फास्टर हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एपोरेशन को। थोड़ी फिजिक्स भी सीख लीजिए ऐसे इसमें। एपोरेशन क्या हो जाता है उसके, डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एंड सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो इसका मतलब ऐसी होती है जहां पे एवेपोरेशन ज्यादा होगा वहां पे लैक का मतलब क्या होता है बेटा, कम होता है। क्या, एक तो ह्यूमस ह्यूमिडिटी कम होती है, और दूसरा मॉइस्चर, और उसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, मॉइस्चर नहीं होता। और यहाँ से एक चीज और याद आई मेरे को, डेजर्ट सोइल को आप एरिड सोइल भी बोलते थे, उसको आप क्या बोल सकते हो, डेजर्ट सोइल बोल सकते हो। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सोलर कॉपर, अब देखो लोअर होरिजन के बारे में बता रहा हूँ, उसमें क्या होते हैं, कंकर्ड्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग कैल्शियम होता है कंटेंट डाउनवर्ड्स। इंक्रीजिंग क्या होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है। एंड कंकड़ की जो लेयर फॉर्मेशन होती है बॉटम में होरिजन में होती है, रेस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, को क्या कर देती है बेटा, उसको रोक देती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन आप करोगे, तो वैसे तो देखो अगर आपका इरिगेशन अच्छा नहीं है तो आपके पास इरिगेशन है, तो ये होती है अनकल्टिवेटेड लैंड। ऐसी लैंड होती है अनकल्टिवेटेड। लेकिन अगर इसने बोला कि अगर प्रॉपर इरिगेशन होगा, प्रॉपर इरिगेशन का मतलब आपको कोई मेथड अपनाना पड़ेगा, और इस मेथड, ये मेथड होता है बेटा ड्रिप इरिगेशन, जो अपनाया जाता है। जहाँ पे एक पेड़ होता है ना, तो उसकी सीधी कहाँ पे, उसकी रूट में, क्या रूट में क्या मिलता है बेटा, आपको पानी दे दिया जाता है इंस्टेड ऑफ किसी दूसरे मेथड के अलावा। तो ऐसे को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो इसके बाद ये सोयल बिकम कल्टीवेबल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कल्टीवेबल। लेकिन इस कल्टीवेबल होने के बाद इसका प्रोडक्शन है ना, इतना ज्यादा नहीं रहता, बस कॉमन जनरल सा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। पहली बात तो ये अनकल्टिवेटेड होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने इरिगेशन अच्छा किया तो सिर्फ जनरल सा प्रोडक्शन हो पाएगा, हाई प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी इसमें। बिकम कल्टिवेबल हैज बीन इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहा है, तो ऐसे एरिए जहाँ पे बॉर्डर लगता है राजस्थान का, तो वहाँ पे कुछ हरियाणा के एरियाज भी हैं जहाँ पे बेटा ये सोइल मिलती है, मेवात वगैरह हो गया जो, तो वहां पे भी यहाँ ऐसी ही सोइल होती है जिसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पे उसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, उसका फिल्ट्रेशन का उसको जो इन फिल्टर हो रहा है ना वाटर बेटा, वो डायरेक्ट वाटर के द्वारा। और क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट पानी देने की कोशिश करोगे ना मिट्टी की फॉर्म में, तो सारा का सारा पानी आपकी सारी फसल में नहीं पहुंच पाएगा, और आप इरिगेशन करते रहेंगे, आप करते रहेंगे। इसलिए डायरेक्ट पानी को कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, पेड़ों की रूट्स में पहुंचा दिया जाता है, ताकि इसका इस्तेमाल हो सके। तो ऐसे कुछ एरिया होते हैं किसके, हरियाणा और मेवात के, जहाँ पे ये इसकी इरिगेशन का, ड्रिप इरिगेशन को अपनाकर, और वहां पे इसका खेती की जाती है इस सोइल में। देखिए अभी यहाँ पे हमने देख लिया कि सबसे पहले किसकी, सोइल की प्रॉपर्टी बताई गई है, प्रॉपर्टी के बाद उसका सलाइन नेचर बताया गया है, अब उसके हाई टेम्परेचर का एवापोरेशन बताया गया है, फिर कंकड़ के बारे में कुछ बताया गया, कंकड़ कैल्शियम से रिलेटेड है, और उसके बाद इसकी इरिगेशन की मेथड बताई गई, और ये कल्टीवेबल बना दी गई है, बात खत्म। इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं इससे केस स्टडी में। अब देखिए आंसर फटाफट करेंगे, देखिए What are the two components lacks in dry climate and high temperature? क्या बोला बेटा, टू components lacked by dry climate and high temperature। देखो ये आपने पढ़ा था, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होती है और हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पे एवापोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। और लैक ऑफ क्या होती है बेटा, ह्यूमस और मॉइस्चर वहां पे क्या होते हैं, कम होते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे टर्म समझाई थी ना, यहाँ पे ऊपर देखिए मैंने बोला था टेम्परेचर किसके, एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन होता है तो क्या हो जाती है, इट लैक्स ह्यूमस एंड कलर। नहीं, कलर का कोई लेना देना नहीं होता, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, कलर का तो कोई लेना देना है ही नहीं बेटा। इट लैक्स ह्यूमस एंड इट लैक मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर हो जाएगा। द पीरियड ऑफ कैल्शियम सैलिनिटी, कैल्शियम और सैलिनिटी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, तो सीधा सा क्या, मॉइस्चर और ह्यूमस क्या होता है, बिल्कुल लैक होता है। और एक दूसरी बात हो, जब भी आप एमसीक्यू करते हैं तो उसमें एक मेथड आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप प्लीज इस एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल भी कीजिए,
ये भी आपके एमसीक्यू को सोल्व करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने चार ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो आपने एक को एलिमिनेट कर दिया, तीन एलिमिनेट कर दिया और चार कर दिया, तो ऑटोमेटिक दूसरा आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नहीं तो या आपको किसी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, वहां पे आप एलिमिनेट करेंगे, 1 2 3 और 4 है, आपने फोर्थ पे एलिमिनेट कर दिया फर्स्ट को, और फिर आपके पास ऑप्शन 2 ही रह जाते हैं और उसमें क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। वरना अगर चारों है और चारों में से आप किसी एक को लगाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 25% रहेगी। लेकिन जब आपके पास दो होंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 50% रहेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा। तो मैं यही सिखा रहा था आपको कि एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए, 1 2 3 और 4 है, आपने ठीक है, आपको पता, आपको थर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन श्योरिटी के लिए आप पहले को भी चेक कीजिए, दूसरे को भी चेक कीजिए, फोर्थ को भी चेक कीजिए। अगर ये भी गलत है ना, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जिसको हम एक दूसरी फॉर्म में इसको हम रिवीजन भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कभी भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल अगर एग्जैक्ट 100% पता हो ना, तो फिर तो दूसरे ऑप्शन को चेक मत कीजिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको पता है ये इसका आंसर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जैसे आपको सेकंड का पता है ये आंसर है, तो उसके अलावा आपको 1 3 और 4 को भी चेक कर लेना चाहिए। इन बाई चांस कई बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि ह्यूमस है, अब मैंने चेक किया कलर का कोई लेना देना नहीं होता, और तीसरा साइनेटिक में लेना देना होता, तो तब भी ये क्वेश्चन ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द स्टोरी इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाट एंड व्हाई। तो लोअर हॉरिजॉन में देखो हमने पढ़ा था, मैं बिना ऑप्शंस के देख रहा हूँ, चलो आपको एलिमिनेशन सिखाते हैं इस क्वेश्चन में। देखो इसने क्या बोला कि लोअर होरिजन में क्या तेरह ही प्लेन्स, इसकी तो बात ही नहीं हुई है, खत्म बात। बाबर की तो बात ही नहीं, खत्म बात। तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए ना, बिना सीधे के सीधे। अब देखो कंकड़ होता है, हमें पता है, यहाँ पे पता है कंकड़ होता है, बिकॉज होता है। अब देखो डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग नहीं होता भाई, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 4 बिल्कुल सही है और इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो इसलिए कई बार ठीक ढूंढने की बजाय गलत को ढूंढना भी आपके एमसीक्यू उसमें आपके लिए सही रह जाता है। उसके बाद व्हाट डज द कंकर लेयर फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्ट, किस चीज को रेस्ट्रिक्ट करती है, ये तो हमने सीधा पढ़ा था ना, सीधा सा पढ़ा था बेटा, किसको, इन्फिल्ट्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करती है। किसका, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर का बेटा। देखो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम है, गलत है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एयर है, गलत है, मगरू गलत है, क्या बचा, वाटर का बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को क्या करती है बेटा, वो आप उसको रेस्ट्रिक्ट करती है। अब आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एरिड सोइल, को कौन सिखाता है। देखो एरिड सोइल के बारे में मैंने आपको बताया था, एरिड सोइल इज आल्सो नोन एज डेजर्ट सोइल। ये आपकी मैंने वीडियो में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था बेटा, कैसी होती है, डेजर्ट सोइल होती है। दूसरी बात, इसमें क्या मिलते हैं हमको, कंकड़ मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, तो ये कैसी होती है नेचर में, सलीन इन नेचर होती है, और कैसी फॉर्म की होती है, सैंडी फॉर्म की होती है। तो केस स्टडी को छोड़िए, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आपने अच्छे से वीडियो को चेक किया है तो। देखो क्या बोला इसने, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलीन इन नेचर। अरे मेरे को तो यही लग रहा है इसका, कैसी होती है, सैंडी इन नेचर होती है। अब मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको लगा फर्स्ट, लेकिन उसके अलावा सेकंड को भी चेक कर लीजिए। क्या क्लेई होती है, नहीं होती है, कलम्ब हो गया। सैंडी होती है और उसके बाद नॉन सलीन नहीं होती, सलीन होती, ये भी गलत हो गया। ग्रेनी का तो मतलब ही नहीं है, और सलीन तो होती है लेकिन ग्रेनी नहीं होती, तो आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 सही मिल जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं उस क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है, फर्स्ट है। आगे देखिए, केस स्टडी 3 करते हैं बेटा। एजेंडा 21, क्या ये एजेंडा 21 आपने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, जब बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स है ना, स्टेट्स के लीडर एक साथ इकट्ठे हुए थे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को लेकर, तो उसको एजेंडा 21 मीटिंग का नाम दिया गया था, डिक्लेरेशन दिया गया था। इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ध्यान रखो बेटा, कब की बात हुई, 1992 की। इट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्या बोला बेटा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसकी क्या थी, यूएनसीईडी था, क्या था इसका, यूएनसीईडी था इसका जो मेन चीज थी। विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनरियो, कहाँ पे हुई थी बेटा, ये रियो डी जेनरियो थी, ब्राजील में एक जगह है जहाँ पे रियो डी जेनरियो में हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग, एम क्या था इसका मेन, यहाँ देखिए एम के ऊपर, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, poverty,
DGs थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन देखो सबसे पहले इसने क्या बताया बेटा, किन किन चीजों से लड़ना हमें, एनवायरमेंटल का जो डैमेज हुआ है एक तो हमें उनसे लड़ाई करनी है, दूसरा क्या है पॉवर्टी से हमें लड़ाई करनी है, तीसरा हमें किससे लड़ाई करनी है, डिजीज जो फैल रही इनसे लड़ाई करनी है। लेकिन इनमें क्या मांगा उसने, ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन का मतलब है सारे की सारी कंट्रीज, सारे देश जितने भी हैं सब इसमें कंट्रीब्यूट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और कॉमन इंटरेस्ट हो उनका, क्या हो बेटा उनका कॉमन इंटरेस्ट हो, उनकी म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब आपने सुना म्यूचुअल फंड, दोनों के म्यूचुअल का मतलब साझा बोल सकते हैं आप हिंदी में बोलेंगे, या फिर आप कॉमन बोल सकते हैं। ये क्या होंगे बेटा उनकी कॉमन नीड्स हो, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि जितने वर्ल्ड के लीडर आए हैं, कहने का मतलब वर्ल्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। और मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है एजेंडा 21 का, इज एवरी लोकल गवर्नमेंट जो है शुड ड्रा इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। सबका एक लोकल एजेंडा होना चाहिए। लोकल एजेंडा का मतलब हर एक देश इस एजेंडे के अकॉर्डिंग काम करे, जितनी भी पॉवर्टी है, जितने भी डिजीज वगैरह हैं, जितनी भी सारी चीजें, उन सब चीजों के खिलाफ आपकी लड़ाई चलती रहे, आप अपने अकेले इंडिविजुअल लेवल पे आप उनके साथ हो। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ साइनिंग एजेंडा, देखो एम के ऊपर मैंने लगाया था ना, देखो सबसे पहले मैंने एम के ऊपर लगाया था कि इंपॉर्टेंट है, इसका एम क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए पढ़ते हैं, एजेंडा 21 एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक तो। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज जो हुआ है, बिल्कुल सही, पॉवर्टी जो हुई है, डिजीज जो हुई है, थ्रू ए ग्लोबल कोऑपरेशन हो, और कॉमन इंटरेस्ट हो किसका, म्यूचुअल नीड्स का और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार अगले वाले भी तो पढ़ने पड़ते हैं ना, उनको डिलीट करने के लिए। अचीविंग ग्लोबल इकोनॉमिक नहीं, यहाँ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ही एजेंडा था। हाँ बहुत सारी इकोनॉमिक से रिलेटेड आपकी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जो आपकी सारी की सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती हैं, देशों के बीच में साइन होते रहते हैं, लेकिन जो 1992 में एजेंडा 21 था वो डायरेक्टली रिलेटेड एनवायरमेंटल से था। एजेंडा 21 एम्स एट अचीविंग यूनिवर्सल एजुकेशन, नहीं एजुकेशन पे भी बात नहीं हुई थी, ये भी गलत बात है। अगला, ग्लोबल पॉवर्टी, नहीं ग्लोबल पॉवर्टी के ऊपर बात नहीं हुई थी, लेकिन एक एस्पेक्ट था पॉवर्टी का, टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिजीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन। यहाँ पे बात हुई थी बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। और जो ग्लोबल यहाँ पे जो पॉवर्टी दिया गया है बेटा, ये पॉवर्टी इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट थी पॉवर्टी, ना कि पॉवर्टी के ऊपर बात। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When and where was Agenda 21 is World Leaders? ये आपने देखो, आपने देखा था कब हुआ था। सबसे पहली बात ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल सही है, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये तो बात बिल्कुल सही है, और वो कहाँ पे थी, ब्राजील में थी। ठीक है, लेकिन देन आप कौन सा ईयर था, वो ईयर था बेटा आपका 1992 आपका ईयर था। तो इसमें से देख लेते हैं, 91 गलत है, 94 93 गलत है, कौन सा ठीक है, 1992 बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 डिक्लेरेशन वाज साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी बेटा, वो आपको पता होना चाहिए, वो हुई थी यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना कौन सी हुई थी, यूएनसीईडी, यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड, N stand for nation, C stand for conference, E stand for environmental और D stand for डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड ये हुआ था एजेंडा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यूएनसीसीबी वगैरह वगैरह ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21, कौन सा एक मेजर एजेंडा था जो इनका मेजर था, देखते हैं। देखो, द डिक्लेरेशन वांटेड एवरी लोकल गवर्नमेंट, जो है उन्होंने बताया था ना कि खुद का एक ओन एजेंडा होना चाहिए, उसने बोला था ना ओन एजेंडा 21 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या था, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना हमारा, टू ड्राई इट्स ओन, अरे वही बात आ गई है, तो इट्स ओन ग्लोबल एजेंडा होना चाहिए, बिल्कुल यही तो बात थी, यही बात थी लोकल गवर्नमेंट का। द डिक्लेरेशन वांटेड एवरी नेशनल गवर्नमेंट टू ड्राई इट्स ओन, नहीं नेशनल गवर्नमेंट नहीं, लोकल गवर्नमेंट की बात हुई थी। वांटेड एवरी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हुई थी भाई, बिल्कुल भी गलत बात है। द डिक्लेरेशन वांट एवरी लोकल गवर्नमेंट टू ड्राई इट्स ओन, द डिक्लेरेशन वांटेड एवरी लोकल गवर्नमेंट टू ड्राई इट्स ओन ग्लोबल गवर्नमेंट टू ड्राइव इट्स ओन लोकल एजेंडा, नहीं ना,
लोकल थोड़ा था, लोकल एजेंडा नहीं, एजेंडा ग्लोबल था, ग्लोबल एजेंडा था, लेकिन गवर्नमेंट कैसी थी, लोकल थी। पजल नहीं होना, देखो पजल करने के लिए दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट थी और लोकल ही एजेंडा था, नहीं लोकल तो गवर्नमेंट थी लेकिन एजेंडा क्या था, ग्लोबल। ये कई बार पजल करने के लिए दे देते हैं क्वेश्चंस, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ इसका आंसर कौन सा है, 1 क्वेश्चन है। आई होप, मैं होप करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। तो आज लास्ट क्लास में हमने असर्शन और रीजन को पढ़ा था, इस क्लास में हमने हमने हमारे क्वेश्चन किए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को किया है। तो अगली क्लास जो आपकी होगी वो आपकी पीवाईक्यू की होगी, ऐसे क्वेश्चन जो आपके डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। उनको ऑब्जेक्टिव कैसे आए हैं, शॉर्ट आंसर कैसे हैं और लॉन्ग आंसर कैसे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी वीडियो होगी। और हम जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसको भी निपटाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और उसके बारे में फिर लास्ट में क्वेश्चन वगैरह के बारे में बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, गुड बाय बाय।